इसके पीछे हमको लगता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं, और हमारा जो प्रश्न था कि वैचारिकी प्रमुख है, और कांग्रेस चूंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि भाजपा के अगेंस्ट, या ये जो राष्ट्रवादी धारा है उसके अगेंस्ट लोगों को अपना मोबिलाइज करें। लेकिन यही अभी हम इस बीच देखते हैं कि एक जो समाजवादी दर्शन को लेकर के, समाजवादी वैचारिकी को लेकर के एक पार्टी आई है, हालांकि अभी वो क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, सदन में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वैचारिकी स्तर पर समाजवाद ही ऐसा है जो जिसको अंगीकार करके इसका मजबूत विकल्प बनाया जा सकता है, और इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं से चूक रही है इस दर्शन को अख्तियार करने में? जी बिल्कुल, उन्होंने अखिलेश जी के साथ पीडीए के जो फॉर्मेट उठाया है वो अच्छा ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो है ना, उनका दायरा जो है यूपी के बाहर नहीं विस्तार हो रहा, उसका विस्तार नहीं हो रहा, उसका विस्तार होना चाहिए। कम से कम बिहार और उसमें गठबंधन होना चाहिए, और पार्टी का नाम एक ही होना चाहिए। उन दोनों को एक पार्टी, मतलब जो भी है यूपी और बिहार अगर मिलके एक ही पार्टी का नाम, मतलब या चाहे राजद रखे या समाजवादी पार्टी रखे, एक ही पार्टी रख के उनकी विचारधारा अगर दोनों स्टेट्स में चलाकर उसको मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक विस्तार कर सके तो बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ बन सकती है समाजवादी पार्टी की बात। और विचारधारा की बात करें तो दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है, और कांग्रेस का जो विचारधारा है लोग अभी अभी समझने लगे, तो उनको जो है ना एकजुट होना चाहिए और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। एक बात मैं कहता हूं, लोकसभा में राहुल गांधी जी के बगल में अखिलेश जी बैठा देखने को मिला हम पहले एक 10-15 दिन, बाद में उनको अलग सेक्शन में ले जाया गया। उसको अवॉइड करना चाहिए था। मतलब आपको पार्लियामेंट में यूनिटी दिखना चाहिए। पार्लियामेंट में यूनिटी नहीं दिखे तो देश के क्या संकेत जाएगा आपको? मतलब राहुल गांधी जी के आजू बाजू जो भी लोग बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं वो लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। जी नजीर अशेखर जी, संकट तो यहीं से आता है। अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के इन राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए। एक होने में दिक्कत वही आती है, पर्सनालिटी कल्ट। व्यक्तित्व, हर आदमी चाहता है कि हमारी पार्टी पर हमारा ही केवल वर्चस्व रहे। अगर मिल करके रहेंगे तो आदमी हमको ओवरटेक तो नहीं कर लेगा। शायद यही संकट कांग्रेस के साथ भी रह रही है कि अखिलेश यादव को अपने साथ बैठाने में उनको लगता है कि ऐसा न हो कि अखिलेश यादव हमको ओवरटेक कर लें। खैर, हम जो बात कर रहे हैं वैचारिकी की, विचारों के स्तर पर समाजवादी दर्शन के ही इर्द गिर्द इसका विकल्प बन सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को लोग अवॉइड करते हैं, विचार तो रखते हैं लेकिन वो अपने आप में थोड़ा सा दूरी रख करने का या अपनी केवल पहचान बनाने के लिए, अब आप जैसे हम बात करें अपने कम्युनिस्ट पार्टियों का, तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी इतनी कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई हैं, जब तुम मजदूरों के लिए ही काम करते हो, ये मार्क्सवाद को ही सेंटर करते हो, तो क्या जरूरत है बनने का? तो ऐसी हालत में एक बात है कि उनका विलय तो नहीं हो सकता, लेकिन एक मजबूत मोर्चा तो हम बना सकते हैं, जिस मोर्चे की परिकल्पना इंडिया के अंदर किया गया कि एक साथ बैठेंगे, लेकिन उसमें भी फिर वही पर्सनालिटी और वही सारी चीजें हो जाती हैं, और एक दूसरे के विश्वास कि हमको वो हमारे ऊपर हावी न हो जाए। फल ये हो रहा है कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन भी समय समय पर हम देखते हैं नहीं, हम तो सेंटर के लिए खाली रहेंगे, अपना राज्यों के लिए नहीं रहेंगे। इसके चलते क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को हम कहीं न कहीं से मजबूत करते हैं, हम अपनी लड़ाई में, अपने अंदरूनी लड़ाई में हम अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा भी ऐसी चालें चलती है कि इंडिया गठबंधन में आपस में लड़वाने के हर एक मौका देखती है। तो हमने देखा कि केजरीवाल जी को शायद हरियाणा में एक कदम पीछे रखना चाहिए था, उनको पूरे सीटों में कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। उनको डेफिनेटली ईवीएम का प्रभाव है, लेकिन अगर वो नहीं करते, हरियाणा में वो मान जाते 2-4 सीट लेकर या 1-2 सीट लेकर मान जाते तो बहुत बढ़िया रहता।
लेकिन आप कांग्रेस जहां मजबूत है वहां आके कांग्रेस के वोट में डेंट डालने की कोशिश करेंगे, और जहां पर जो पार्टी मजबूत है उनको पूरा डिसीजन लेने का उनको जिम्मे छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए अब हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर दोनों पार्टी एक हो जाए तो बिहार तक जो है पूरा निर्णय, जो भी डिसीजन लेने का अधिकार जो है आज जो राजद के पास है, अगर दोनों पार्टी का विलय भी हो जाता तो तेजस्वी जी के पास ही होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का जो है अखिलेश यादव जी के साथ पास होना चाहिए। जो आज हो रहा है तो विलय होने के बाद में भी वो हो सकता है, वो बड़ी बड़ी बात नहीं है। नहीं, जो आज राजशेखर जी, अभी तो हम विलय की बात ही नहीं कर सकते। विलय से तो सब लोग शायद इसीलिए घबराते हैं कि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा पार्टी पर से। और ये विलय की प्रोसेस एक बार हम लोग जनता पार्टी के समय में हम तो देख चुके हैं कि उसका क्या असर पड़ता है। हम दूसरी बात कर रहे हैं, आप कहे कि उसके गठबंधन की बात, और आपने कहा कि सबको थोड़ा त्याग करना चाहिए। त्याग कैसे किया जाए? मध्य प्रदेश में 6 सीटों, मात्र 6 सीटों की बात थी और पूरा एकजुट होकर के लड़ सकता था, लेकिन वहां कमलनाथ जी ने जिस तरीके का एक्शन रिएक्शन, अखिलेश क्या होते हैं, तो इस तरीके की बात अगर हमारा स्टेट्समैन करता है, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और उस पर ये कौन सी बात है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों को झेलता है, एक तरीके से झेलता है, सब कुछ समझते हुए भी बात नहीं कर पाता है। और यही चीज हरियाणा में भी हुई है। हरियाणा में सारा त्याग तपस्या जो है ये नहीं, ये छोटे दल ही करेंगे। जाहिर सी बात है कि देश में जो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी को ही ये सरकार बनानी है, छोटे दल तो उसका सपोर्ट करेंगे ना। तो यह तो बड़ी पार्टी का काम है कि हम किस तरीके से सजा करके अपने सहयोगियों को हम उसको लेकर के चलें, लेकिन वो काम इनका नहीं करता है। और बाद में यही लोग अपना दुखड़ा रोते हैं कि तो हमारा वोट काट लिया। अरे कोई वोट थोड़ी काटा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जाकर के अगर 13% वोट ली है, तो क्या वह वोट कांग्रेस का वो काटी है? अब अगर कांग्रेस को उसमें आपत्तियों की अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती तो फिर हमारा 13% वोट हमको मिलता। अरे हो सकता था कि वह 13% से ज्यादा 18% वोट तुम्हारे में से घिसक करके अपना उधर चला गया, मैं जो तुमको नहीं मानते। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातों को भी कांग्रेस पार्टी और अपने और क्षेत्रीय दलों की तो बात हम जानते हैं कि वो उनको तो भाई हम हैं तो हैं, अगर नहीं है तो फिर अपना कोई भी हो जाए। लेकिन कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, और खास करके समाजवादी विचारधारा को कांग्रेस आखिर क्यों नहीं आत्मसात करना चाहती, कि क्यों नहीं आत्मसात कर पा रही है? अब कांग्रेस में तो एक टीम जो है राजीव गांधी जी के अगल बगल में जो भी एडवाइजरी टीम है, शायद वहां पर कुछ मैं सुधार तो नहीं कर सकता, लेकिन आत्ममंथन तो उन्हें करना चाहिए। और जो भी सुझाव, मतलब राहुल गांधी जी अकेले तो डिसीजन नहीं लेते, उनके इर्द गिर्द जो भी 8-10 लोग बैठे हैं उनको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आपको एक मैं उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव हुए, चुनाव की आगाज प्रियंका जी कर रही थी 14 नवंबर को बुलंदशहर से। उस समय किसान आंदोलन उरूज पर था। मैंने प्रियंका गांधी जी को एक सुझाव दिया था, उनके पार्टी के कार्यालय को ईमेल भी भेजा, और उनकी बुलंदशहर की एक लीडर है पूनम पंडित करके, उनसे ये कहा कि मैंने ऐसे बैजेस भिजाए थे उनको, कहा उसमें ये लिखा था कि काले कृषि कानून रद्द करो। प्रियंका जी से ये अनुरोध करना था कि वो बैज पहने और मन से ये ऐलान करे कि हर किसान ये बैज पहनेगा और शपथ लेगा कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं लेंगे हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये शपथ जो है, उसका शपथ का ये भी पूरा टेक्स्ट भी मैंने ईमेल करके भेजा था और पूनम पंडित जी को भी भेजा था। पूनम पंडित जी वो बैज लेकर प्रियंका गांधी जी को दी, लेकिन ये संदेश जो मंच से देना है वो कन्वे नहीं कर पाई। आपको बुलंदशहर की मीटिंग में 14 नवंबर 2021 की मीटिंग में प्रियंका जी एक बैज पहने हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर वो संदेश देती 14 नवंबर को, अगर प्रियंका गांधी जी ये ऐलान करती कि हर एक किसान ये बैज पहनेगा और ये शपथ लेगा कि अगर काले कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो हम भाजपा को नहीं वोट देंगे,
19 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून वापस ले लिए। अगर वो ऐलान हो जाता तो पूरा काले कृषि कानून वापस लेने का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी जी को जाता, कांग्रेस पार्टी को जाता, और पंजाब नहीं हारती कांग्रेस पार्टी, ये मैं लिख के देता हूं। किसान पंजाब, हर किसान कांग्रेस के पीछे खड़ा होता। जी राज साहब, ऐसे आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, हम उसी बात पर आते हैं कि कांग्रेस के पास भी नेतृत्व और वैचारिकी नेतृत्व का निहायत संकट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनको वरीयता क्रम में लाया नहीं जा रहा है, या मंथन करने की जरूरत है। वरीयता क्रम में उनको लाया नहीं जा रहा है। और खास करके अगर हम आंध्रा की बात करें तो आंध्रा तो समाजवादियों और वामपंथी आंदोलन का गढ़ रहा है, और आंध्रा में भी उधर ये पूरे दक्षिण भारत में, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है, कांग्रेस को ऐसा गुरूर है कि यहाँ पर तो अपोजिशन में हम ही हैं, तो सबको हमारे साथ ही आना सबकी मजबूरी हो जाता है। तो फिर आंध्रा से भी उनको सीख नहीं मिल पाती है कि भैया सबको समेट के रखो, जो कोई भी इस एक अधिकारवादी सत्ता के खिलाफ लोग हैं, और जाहिर सी बात है वो वैचारिक रूप से समाजवाद की इर्द गिर्द होंगे, उन सारे लोगों को समेटने की कोशिश आखिर कांग्रेस में क्यों नहीं की जा रही है? यही तो बात है। आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ। जब जगनमोहन रेड्डी की बात आई तो राजशेखर रेड्डी के मृत्यु के उपरांत जगनमोहन रेड्डी जी कुछ लोगों को जाके मिलना चाहते थे। सोनिया गांधी जी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग बैठे थे, उनको गलत रास्ते पे डाइवर्ट किया, और उन्होंने कहा कि अगर जगनमोहन रेड्डी को हम एक्सपोजर दे देंगे तो उभर के बड़ा नेता बन जाएगा और वो बात नहीं सुनेगा। परिणाम क्या हुआ? उनको कांग्रेस छोड़कर अपने पार्टी को एक अपनी पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया। वो परख नहीं पाए, जगनमोहन रेड्डी की जो शक्ति है वो परख नहीं पाए, और क्या परिणाम स्वरूप उन्होंने बाहर आके अपना खुद का पार्टी बनाए, और पहले बार उन्होंने 175 में से 67 सीटें ली, फिर बाद में 151 सीट से मुख्यमंत्री बने। अभी ईवीएम के वजह से हार गए, लेकिन शायद अभी भी अगर ईवीएम नहीं होते, पेपर बैलेट होता तो 100 सीटों से वो जीत जाते। तो बात यह है कि कुछ सोचना चाहिए। अब जगनमोहन रेड्डी के ऊपर कांग्रेस को इतना गुस्सा है क्योंकि वो कहते हैं कि वो पार्टी तोड़कर हमारा खुद का, हमारे वोटर्स और हमारे नेता लोगों को लेके गया। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी वो उनकी बात मान लेती तो शायद उनको नया पार्टी। देखिए, आप सिंधिया जी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, वो कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने इस्तीफा दिया, खुद की पार्टी बनाई, और जो भी लीडर्स आना चाहते हैं उन्होंने इन्विटेशन दिया, और खुद की पार्टी खुद के दम पर उन्होंने बनाई। लेकिन स्टेट डिवीजन जो है, आंध्र प्रदेश का विभाजन जो है, वो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा के लिए बहुत ये है। आंध्र प्रदेश की जो भी हालत है आज 1% वोट के सिमट जाने का मुख्य कारण क्या है कि स्टेट बाइफरकेशन आंध्र प्रदेश को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया। तो लोग जो है वो गुस्सा कम से कम 10 साल और रहेगा मेरे ख्याल से। जी राजशेखर जी, हमारा तो हमारी मजबूरी है, आज अपने इस कार्यक्रम को ही समापन करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो सही है कि जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये जो छोटे छोटे नेता लोग हैं, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो हमारा बड़ा काज है, जो पार्टी है, पार्टी किस तरीके से बड़ी हो, पार्टी का किस तरीके से विस्तार हो, और आम आदमी के हित में बात करने के लिए पार्टी आगे बढ़े, उसमें अगर हमें अपने आप को पीछे भी रखना हो तो हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये छोटे लोग ये समझ नहीं पाते हैं, ये छोटा छोटा। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व को भी शायद इसकी जरूरत, शीर्ष नेतृत्व को अब पता नहीं महसूस करता है कि नहीं करता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी, अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी आप प्रश्रय दीजिए, और अपने सहयोगियों को आप पूरा सम्मान दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े हैं, आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है, आपको केंद्र में रख करके ही कुछ हो सकता है। इस बात का आपको दंभ नहीं करना चाहिए, इस बात को और लोगों की मजबूरी आपको नहीं समझना चाहिए, और लोगों को सम्मान दे करके, प्यार दे करके, सहयोग दे करके उनके साथ
आपको उनको मिला करके लेके चलना पड़ेगा।